नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कंपनी जो कंपनी के हैशटैग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कहती है प्लांट 1 मिली मंथ ट्री की बात की। अब ये ट्री लगाती है या सर इनका सीएसआर के फंड से ये यूटिलाइजेशन होती है जो खासकर एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। ये कितने तक करती है ये तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन इनकी स्टॉक मार्केट के रिएक्शन को समझेंगे तो कंपनी का कामकाज जो है वो रियल एस्टेट की बात की। नाम से ऐसा पता चलता है कि कंपनी रियल एस्टेट से बिलोंग करती है। जहाँ पे कंपनी रियल एस्टेट में जब सर्विस के अंदर जाएंगे तो वो कहती है कि इनके पास दो तरह की सर्विस है। एक तो लॉजिस्टिक पार्क और दूसरी की बात कहती है इनके पास है लीजिंग सर्विस। आखिर कंपनी का नाम क्या था? रियल एस्टेट। मुझे लगा कि अच्छा शायद रियल एस्टेट में डेवलपमेंट का काम करती होगी या फिर बेचती होगी लैंड्स को, फ्लैट्स को। लेकिन एक्चुअल में ये क्या करती है? ये लीजिंग ऑफ सर्विस किस काम और दूसरा लॉजिस्टिक पार्क की कामकाज देखती है, करती है। मार्केट में देखा जाए इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट करीब-करीब 60 से 70 हजार लोगों का है। 60 से 70 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जिसमें एफआई और डीआई के भी करीब-करीब 8% से ज़्यादा होल्डिंग की बात की है। प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, करीब 70% मान लेते हैं और अल्टीमेटली जो बचा वो 22% की होल्डिंग 22.5 के आसपास आम निवेशक के पास में रहती है। जिसमें एक ज़माने की बात है जिसमें एक सुपर इन्वेस्टर हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल आज के टाइम में नहीं है। यदि होंगे तो उनकी पोजीशन थोड़ा-सा कम होगा या नहीं होगा, इसकी लेखा-जोखा यहाँ पे नहीं दिखती। अब इनके तरफ यदि हम इनके डीआई की तरफ लिस्ट में देखें तो यहाँ पे टाटा म्यूचुअल फंड जो था उनमें उनको सबसे बेटर लगा और उन्होंने अपने यहाँ पे फंड को रखा हुआ है एज ए इन्वेस्ट के तौर। जहाँ तक प्रमोटर का सवाल है तो उसमें अलग अलग पार्टियां सेठी साहब की कंपनियां हैं और जिसमें सेठी साहब की फैमिली ट्रस्ट और बाकी सारी चीज़ें शामिल करती है। तो मार्केट की पोटेंशियल्स क्या हैं? जहाँ पे चार्ट लेवल पे देखा गया तो वहाँ पे ट्रेंडिंग कहती है कि पिछले 1 साल में अच्छे खासे डिमांड चल रही थी, अच्छे खासी प्रॉफिट बने। आज के टाइम में देखने को ये मिल रही है जो मार्केट में ये उच्चतम लेवल से लगातार गिरती-गिरती अपने 52 वीक के लोगों के आसपास से भी नीचे लुढ़क गई। क्या मार्केट यहाँ से दोबारा चलने के लिए तैयार होती नजर आती है? जो इसे का या ट्रेंडिंग कुछ और दर्ज करती है। यहाँ पे इनके पास मल्टीपल्स क्या है? रेजिस्टेंस की बात की। सपोर्टिंग भी इनके पास नहीं के मुताबिक है, कोई इससे नीचे से कोई सपोर्ट ही नहीं है कंपनी का। लेकिन यहाँ भी देखा गया कि जब इस लेवल पे आई थी तो यहाँ से मार्केट ने एक रैली क्रिएट किया था। तो क्या इसमें ऑपरेटर का गेम चल रहा था? पैनिक किया गया था? या मार्केट कुछ और दिशा में संकेत देने की कोशिश कर रही है? जहाँ तक कंपनी का सवाल है, बुक वैल्यू कहता है 49 का, इंट्रिंसिक वैल्यू है 53 रुपए के। करंट मार्केट की प्राइस की बात में 38 रुपए के आसपास की बात की, जो कि बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों से अंदर वैल्यूड की बात कहती है। यदि इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग इनको देखें तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जिनको हम क्वालिटी कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या है? निवेशकों का इंटरेस्ट आज भी कम है। जबकि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 24 करोड़ 60 लाख। इसकी वजह से मार्केट कैप कितनी बनती है? 934 करोड़। मतलब 1000 करोड़ की टर्नओवर, 1000 करोड़ की मार्केट कैप से छोटी की कंपनी की बात कहते हैं। जहाँ पे आरओई और आरओसी की आंकड़ा 4 से नियरली 4.5-5% तक की बात कहती है। तो केवल यही बात कहती है? नहीं, डिविडेंड भी देती है 132%। कहाँ से? फेस वैल्यू। जबकि 24 करोड़ 60 लाख की शेयर में जो कंट्रोल है 70% के नियरली प्रमोटर के हाथ में है। जिसमें फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू कितना बढ़ा? केवल 0.78 टाइम्स। लेकिन केवल यही बातें थी? बिल्कुल नहीं थी। इसमें हमें कुछ कंक्लूजन नहीं मिला जो आखिर ये डेटा, क्योंकि ये डेटा एक समरी डेटा के तौर पे प्रेजेंट हुआ। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी अपनी कारोबार कर रही, कोई भी कंपनी कारोबार करती है तो अपनी को सेल्स को इंक्रीज, क्या उनमें सेल्स में लगातार वृद्धि दर्ज कर रही है? प्रॉफिट में वृद्धि हो या ना हो उसको लेकर के अलग अलग मत होते हैं, लेकिन फिलहाल सेल्स तो हमेशा बढ़ना चाहिए। दूसरी अकॉर्डिंगली
जो सेल्स का किया है उसको लेकर के मार्केट में रिस्क ना हो, रिस्क का टाइम फ्रेम काफ़ी छोटा है जिसको हम डेटर्स डे कहते हैं। इसके अलावा यदि कंपनी के पास कर्ज लिया है या पे आउट किया है तो उसकी एक लेखा जोखा हो कि आखिर कर्ज कहाँ से लिया, कहाँ से दिया, प्रोडक्टिविटीज के लिए लिया, खाना पूर्ति के लिए लिया, इन सब बातों को थोड़ा बहुत करके जानने की, आपस में समझने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, एक रिस्क एनालाइज करेंगे। इस रिस्क से बिजनेस मॉडल में क्या डिफरेंस कहती है, इसको लेकर के मार्केट की पोटेंशियल क्या कहती है, रिस्क कंपनी खुद कितनी परसेंट लेकर के कामकाज करती है, कितने दिन के लिए करती है। तो सबसे पहले देखा डेट टू इक्विटी जो 0.03 का नंबर कहती है और करंट रेशियो के नंबर थोड़ा सा ज्यादा कहती है, इसके लिए थोड़ा सा रिकंसिलेशन की पार्ट होगी। और इनमें एक परसेंटेज वाइज हम लोग देखेंगे जो कंपनी अपनी बिजनेस से ओवरऑल कितनी परसेंट की कमाई करती है, कितनी परसेंट कमाई को सेव कर पाती है। जो कंपनी 2021 में बनी थी, ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट्स लिमिटेड, इन द बिजनेस ऑफ द लीजिंग ऑफ लैंड एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउसिंग का काम काज। इसके अलावा रियल एस्टेट्स डेवलपमेंट एंड द लीजिंग एक्टिविटीज, इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर भी कारभार रहा है। इसमें यह भी जानना जरूरी है कि कंपनी सेगमेंट वाइज में सबसे बेटर किस सेगमेंट से अर्निंग करती है। क्या ये रियल एस्टेट से करती है, क्या ये लॉजिस्टिक पार्क से करती है, क्या ये सर्विस से करती है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग मार्केट की यदि कुछ नई पहल होती है तो मार्केट बेटर हो सकती है, लेकिन क्योंकि इसका फिलहाल अंदर वैल्यूड है फ्रॉम द बुक वैल्यू एज वेल एज द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आते हैं इसको समझने। तो इसमें फाइनेंशियल पोजीशन की बात कहती है जो कंपनी अपनी सिचुएशन में लगातार डूबती नैया की तरफ भागती जा रही, लेकिन कई बार ये भी देख दर्ज करती है कि अपने प्रॉफिट तो काफी बेटर क्रिएट किया, लेकिन दूसरे बार आपने प्रॉफिट क्यों नहीं क्रिएट किया, ये भी कई बार सवाल क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो वो दर्ज करते कि इनमें पिछले 2023-24 के दौरान की बात करें तो बेटर इन्होंने रिवार्ड की बात रखी है जो कि 26-28% से लेकर के, और नेट प्रॉफिट में काफ़ी बेटर रिटर्न उन्होंने दिया है। जहाँ तक नंबर का सवाल है, तो नंबर को देखा है तो कंपनी कहती है जो करीब 20 करोड़ के टर्नओवर क्रिएट करती है, जो कि सबसे पीक पे नहीं है। इससे पहले भी कंपनी 30 करोड़, 36 करोड़, 32 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है। प्रॉफिट के जिस टाइम में इसमें नुकसानी का सौदा चल रही थी, लेकिन आज के टाइम में लगातार प्रॉफिट का सौदा चल रहा है। इसके पीछे एक वजह है कि कंपनी कई बार अपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम नेगेटिव बुक करके रखा है, और कई बार इतने ज्यादा नंबर की बात कहती जो कि एक अचंभित कर देते कि अच्छा इतना भी इनकम हो सकता है। जो खुद के कारोबार से कंपनी केवल 20 करोड़ कमाती है और अदर इनकम से 209 करोड़ कमाती है। ये बड़ा गैपिंग की बात नहीं कर रही है। इसको लेकर के हमने देखा इसके अकॉर्डिंग, इसके नंबर पे हिसाब से यदि आप ईयरली डेटा को देखें तो 12 महीने के डेटा इसको लेकर ये कहती है इनमें क्या रही है, इनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब बेटर सस्टेन करती नजर आती है, प्रॉफिट भी लगातार बेटर की बात ही कहती है। इसके अलावा क्या जानना जरूरी है कि क्या कंपनी, जब हम लोग देखते हैं तो हम कहते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या रहा, जो लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनियां हैं, स्मॉल कैप की कंपनियां रही, तो इसमें क्या रहा। तो इसको लेकर के जब हम सेगमेंट वाइज देखेंगे तो शायद कुछ पता चलेगा आखिर किस सेगमेंट से सबसे बेटर कामकाज कर। तो कंपनी दर्ज करते कि इनके साथ सबसे बेटर यदि कोई कामकाज है उसका नाम है लॉजिस्टिक पार्क। दूसरी काम है जो कि कंटिन्यूस इक्विपमेंट्स हायरिंग, इसमें इक्विपमेंट नॉन कोर बिजनेस की बात, नॉन क्रेन की बात कहते हैं, जिसमें खास करके तो ये भी किससे जुड़ा है, उससे प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। जो लॉजिस्टिक पार्क में कामकाज करती होगी, सबसे ज्यादा पैसा किससे आया, लॉजिस्टिक पार्क से। अब आते हैं अगली खड़ी, और अगला पैदान ये कहता है इसको लेकर के जो क्या कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, नेट प्रॉफिट मार्जिन था, वो किस अकॉर्डिंग चलती नजर आई। उसके अकॉर्डिंग कहती है जो कि यहाँ पे देखा गया जो कंपनी का ओवरऑल स्टैंडअलोन डेटाबेस की बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले पीरियड से गिरती नजर आती, नेट प्रॉफिट मार्जिन है पिछले पीरियड से गिरावट दर्ज करती है। ये दोनों तो सेंटिमेंटल ही दर्ज करती नजर आई है ना इसमें। लेकिन हम जब लेंगे तो हम कहते हैं कि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्लूड कर देना चाहिए, तो हमारे सामने एक कंक्लूजन आएगा कि आखिर कंपनी ओवरऑल इनकम से कितने पैसे को सेव कर पाती है।
तो ये दर्ज करती है करीब करीब 58% की सेविंग हो रही है टोटल इनकम के बेसिस पे। इसको लेने के लेकर के रिस्क कितना है? रिस्क में खास करके उन पार्टों को जहाँ पे उधार जिसको कहते हैं, ताकि उधार का सिचुएशन क्या रही है, कितनी परसेंट रही है, तो इसको लेकर हम थोड़ा सा बैलेंस शीट के डेटा को देखेंगे और नंबर ऑफ डे को भी जानने की कोशिश करें। नंबर ऑफ डे को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं थी, 2 महीने का टाइम था, 4-5 दिन बढ़ गया, उसमें नंबर ऑफ वर्किंग डे के बेसिस पे चेंज हो गया होगा या कुछ और आंकड़ा निकल जाती। मान लेते हैं 3 महीने में पैसा आ जाता। चलिए, इसको लेकर के जब हम बैलेंस शीट को देखेंगे, तो बैलेंस शीट में कंपनी क्या बेटर कहती है? कहती है आपने कर्ज को पे आउट किया। आपके लिए सेंटिमेंट क्या बना? आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेट दौड़ी। अब दूसरी तरफ आपने एसेट्स क्रिएट किया। आपने एसेट्स क्रिएट किया, इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में आपने लगातार डिक्लाइन कर दिया। आखिर कंपनी का इन्वेस्टमेंट का जो नंबर था 422 करोड़ का, वो घट के केवल 143 करोड़ पे आ जाती है। और जो वेटेज था बैलेंस शीट का, उसमें भी गिरावट दर्ज करती है। लेकिन कुछ पार्ट आपस में ट्रांसफर भी होती नजर आती है, जहाँ पे अदर एसेट्स के अंदर काफी सारे वैल्यूएशन इंक्रीज कर जाती है। इसको लेकर के जब हमने कंक्लूजन डेटा सामने रखा, तो हमारे समझ में आई कि कंपनी ओवरऑल अपनी 58% नेट इनकम सेव करने को लेकर के सेल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने उधार कितने करके रखा है? केवल 12% का। और जितनी प्रॉफिट बुक किया था उसके अकॉर्डिंग कितना था? केवल 6% का। तो ये इनके हाथों में मक्खन ही मक्खन मिल गया। चलिए, और कंपनी का काम क्या था? लॉजिस्टिक पार्क। अब इनको लेकर के जब हमने इन पहलू को देखा, तो हमने पहले देख लिया जिसमें कौन कौन से बड़े प्लेयर थे निवेशकों के लिस्ट में, और अल्टीमेटली 60 से 70 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। इसके अलावा कुछ और अपडेट की तरफ देखा जाए तो ऐसा कोई अपडेट फिलहाल देखने को नजर नहीं आई है। हमने ईयर ऑन ईयर बिल्कुल नहीं, पीयर्स के अकॉर्डिंग कहते हैं कि कंटेनर कॉर्पोरेशन द बेटर, दिल्ली वैलीज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जैसे सब कंपनी से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन कुछ कंपनी में निवेशकों का इतना ज्यादा रोष लगा है, क्राउड लगा है, खचाखच भरा है, सोचने वाली बात है। दिल्ली वैली जो 832 एक्स की भीड़ के साथ कामकाज कर रही है, और वहीं पे दूसरी कंपनी जो लॉजिस्टिक से ही डील करती है, ट्रांस इंडिया की बात करें, जिनमें केबल अर्निंग पर शेयर पे 25 एक्स का भीड़ है। और आज भी मार्केट बुक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू एज वेल एज द इसे इंडस्ट्रियल पी से आज भी सस्ते रेटों में देखने को मिला है। इसको लेकर के क्या अवधारणा बनती है? अवधारणा की तरफ हम जाते हैं और उसको जरा जानने की कोशिश करते हैं। क्या कंपनी कभी कुछ अपने निवेशकों को लेकर देती देती रही है, जहाँ पे डिविडेंड की पार्ट, बोनस का पार्ट? तो कंपनी इस तरह के 2024 में अपनी डिविडेंड 50% लेके आई थी। इसी साल में अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है। जबकि जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लगातार 1 साल से डिक्लाइन करती नजर आई है। 1 साल की वैल्यूएशन के टाइम पे लगातार गिरती नजर आई, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा गिरती ही नजर आई। मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट भी दिया, अच्छे खासे प्रॉफिट भी दिया। और जब इस तरह की चार्ट रिएक्शन करते हो ना, तो सिंपल सी फॉर्मूलाज की बात कहते हैं, प्रिंसिपल की बात कहते हैं कि मार्केट से मौका मिले तो प्रॉफिट को जरूर निकालना चाहिए। पार्शियल बात करें या फुल्ली की बात करें, नहीं, प्रॉफिट को पर्स निकालनी चाहिए। और जब लॉस इस तरह के कंडीशन में कई बार बन जाते हैं, तो लॉस कंडीशन को क्या करना चाहिए? एसएल के साथ सेटअप कर देनी चाहिए। अदरवाइज लॉस बढ़ती रहेगी, प्रॉफिट हाथ में नहीं आएगा, और सारे के सारे कैपिटल जो है वो इसी मार्केट में निकल जाएगी। इसीलिए गोल्डन रूल हमेशा याद करना, खुद की पोजीशन, खुद की अपॉर्चुनिटी और खुद की टेंटेटिव पे भी ध्यान देना जरूरी है। अब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।